हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 है, उसका नाम है पादपों में जलावशोषण व रसारोहण की क्रियाविधि। तो पादपों के अंदर जलावशोषण किस प्रकार से होता है व रसारोहण किस प्रकार से होता है, मतलब पादपों में मूल से लेकर जो अन्य पादप के वायु भाग है वहां तक जल पहुंचने की जो क्रिया है वो रसारोहण कहलाती है। और जल अवशोषण पादप किस प्रकार से करता है वे हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो जल होता है वो पादप कहाँ से प्राप्त करता है भाई? मृदा से प्राप्त करता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? पादप को मृदा से प्राप्त होता है। और मृदा को जो जल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, पादप जल कहाँ से प्राप्त करता है? मृदा से। और मृदा के अंदर जो जल आता है वो कहाँ से आता है? वर्षा के द्वारा आता है। और वर्षा के द्वारा जो जल मृदा के अंदर आता है, मृदा के अंदर जो पादप के लिए जो उपयोगी जल होता है उसको हम कई प्रकार से देखते हैं, और जो अनुपयोगी जल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला आता है अपना अपवाहित जल। अपवाहित जल, अपवाहित जल के अंदर ऐसा जल जब अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही होती है उस समय क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में जो जल होता है वो बहकर नदियों व नालों के अंदर या तालाबों के अंदर क्या होता है? चला जाता है, जिससे वो जो जल होता है वो पादप को उपलब्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार के जल को हम क्या कहते हैं? अपवाहित जल कहते हैं। ऐसा जल जो तीव्र वर्षा के अंदर क्या हो? बहकर नदियों व नालों के अंदर या तालाबों के अंदर क्या हो जाता है? चला जाता है, उस जल को हम कहते हैं अपवाहित जल। अपवाहित जल पादप के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भूमि के अंदर या मृदा के अंदर अधिक समय तक ठहरता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब धीमी वर्षा होती है, मतलब जब हल्की वर्षा होती है। हल्की वर्षा के अंदर क्या होता है? जब हल्की वर्षा होगी तो मृदा के द्वारा जल का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है अच्छी प्रकार से। उस आधार पर हम जल को कई भागों में बांटते हैं। पहला होता है अपना केशिका जल। पहला होता है केशिका जल। केशिका जल ऐसा जल होता है जो मिट्टी के कणों के बीच में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये अपनी भूमि की ऊपरी सतह है, यहाँ पर ये मिट्टी के कणों के बीच में केशिका के रूप में, मतलब केशिकीय नली के रूप में मिट्टी के कणों के बीच में क्या होता है? पाया जाता है। और इस जल का पादप आसानी से, मतलब सुलभ रूप से क्या कर सकते हैं? अवशोषण कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? पादप अवशोषण करते हैं। तो पादप मृदा से कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है अपना गुरुत्व जल। गुरुत्व जल, गुरुत्व जल ऐसा जल होता है जब वर्षा होती है तो मृदा के अंदर जो जल अवशोषित किया जाता है उसमें से अधिकतर जो या कुछ जल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के अधिक गहराई के अंदर चला जाता है, और ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व जल कहते हैं। और गुरुत्व जल जो पादप होता है, मतलब जो पादप होता है वो गुरुत्व जल को आसानी से अवशोषित नहीं कर सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है, मतलब ये अधिक क्या होता है? गहराई में होता है। नेक्स्ट होता है अपना आर्द्रता जल। आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल के अंदर क्या होता है? जो भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। और ये जो नमी होती है वो भूमि की क्या होती है? ऊपरी सतह पर होती है। तो इस जल को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। इस जल का भी पादप आसानी से अवशोषण नहीं कर सकते। तो आपको अगर पूछा जाए कि पादप अवशोषण की क्रिया में मृदा से कौन से प्रकार का जल ग्रहण करता है, तो वो होता है केशिका जल। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पादप के अंदर जल अवशोषण अंग की, मतलब पादप जल को कौन से अंग के द्वारा अवशोषित करता है। तो अपना नेक्स्ट आता है हेडिंग जल अवशोषण अंग की। जल अवशोषण अंग। जल अवशोषण अंग आपको पता ही है, जैसे जो निम्न वर्गीय जो पादप होते हैं उनके अंदर जल अवशोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती। जैसे हम बात करते हैं शैवाल की। शैवाल की अगर बात करें तो शैवाल की जो बॉडी होती है, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसी होती है? थैलस होती है, मतलब सुकाय होती है, मतलब इसके अंदर जड़ तना पत्तियां का क्या होता है? अभाव होता है। इस कारण जो शैवाल होती है उनकी जो प्रत्येक कोशिका होती है, शैवालों की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसके द्वारा विसरण क्रिया के द्वारा जल का क्या किया जाता है? सभी कोशिकाओं के द्वारा समान रूप से जल का अवशोषण किया जाता है। मतलब इसके अंदर कोई जल अवशोषण करने के लिए कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा ब्रायोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होता है?
कि आपने पढ़ा है कि भी मूल के स्थान पर एक मूल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलाभास या राइजोइड कहते हैं। तो ये जो मूलाभास होता है उसके द्वारा ब्रायोफाइट के अंदर क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। वास्तव में ये मूल नहीं है। अगर आप ब्रायोफाइट पादपों की संरचना देखते हो तो आप इसमें पता नहीं लगा सकते कि भी इसका कौन सा भाग तना है और कौन सा जड़ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मूलाभास। अब बात करें हम उच्च वर्गीय पादपों की, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इनके अंदर क्या होता है, जल को ग्रहण करने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मूल या जड़ कहते हैं। मूल या जड़ की अगर हम संरचना की बात करें तो मूल या जड़ की अगर संरचना को हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। पहला तो भाग होता है इसका तरुण क्षेत्र। मूल की जो संरचना होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, तरुण क्षेत्र और दूसरा होता है परिपक्व क्षेत्र। तरुण क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। और जो परिपक्व क्षेत्र होता है, मतलब जड़ की जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, जो परिपक्व मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में समय के साथ, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनके अंदर समय के साथ क्या होता है, जो सुबेरिनीकरण या लिग्निन का इनके जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, उसके ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। एक प्रकार से इनका क्या हो जाता है, काष्ठाभन हो जाता है। तो काष्ठाभन होने के कारण ये जल का अवशोषण नहीं कर सकता यह क्षेत्र। तो हम बात करते हैं जड़ की संरचना की। तो जड़ की संरचना का जो शीर्ष भाग होता है नीचे का, उसे हम कहते हैं मूल गोप, रूट कैप। इसे हम क्या कहते हैं, मूल गोप। मूल गोप क्या करता है भाई, ये मूल की शीर्ष भाग होता है और मूल के जो वृद्धि करते हुए भाग होता है, मतलब इससे ऊपर क्या होता है, मूल का वृद्धिकारी भाग होता है। वृद्धि करते हुए भाग की ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो मूल का सबसे शीर्ष भाग कौन सा हो गया, मूल गोप। और मूल गोप से ऊपर का जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र, या इसे हम कहते हैं शीर्ष क्षेत्र। शीर्ष क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, इस क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उन वो होती है विभजोतकी प्रकार की। विभजोतकी प्रकार की मतलब इन कोशिकाओं के अंदर निरंतर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो ये जड़ की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। जड़ की वृद्धि में ये क्षेत्र क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट, इससे ऊपर का जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र। दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करती है, मूल की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करती है। मूल की लंबाई में वृद्धि करने का ये क्षेत्र क्या करता है, कार्य करता है। मतलब यहाँ पर जो कोशिकाएं आपको पाई जाएगी, ये कोशिकाएं मूल की लंबाई की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है इनमें लंबन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है भाई, तो ये मूल की लंबाई में क्या करता है, ये क्षेत्र वृद्धि करता है। तो तीन क्षेत्रों में हमने बात की। मूल गोप, मूल गोप से ऊपर का जो क्षेत्र होता है, सबसे शीर्ष जो क्षेत्र कौन सा होता है, ऊपरी क्षेत्र होता है मूल गोप। उससे ऊपरी क्षेत्र होता है शीर्ष क्षेत्र या कोशिका विभाजन क्षेत्र। फिर आता है दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र। फिर इससे ऊपर आता है अपना यहाँ पर परिपक्व क्षेत्र। यहाँ पर आता है अपना परिपक्व क्षेत्र। यहाँ पर आएगा परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र क्या होता है भाई, इसके अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं, परिपक्व क्षेत्र, इसके अंदर जो मूल रोम पाए जाते हैं, उन मूल रोम के अंदर क्या होता है, मूल रोम की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में क्या हो जाता है, काष्ठाभन हो जाता है। काष्ठाभन होने के कारण ये क्या नहीं कर सकती, जल अवशोषण नहीं करती, जल अवशोषण नहीं करती। तो ये होता है अपना परिपक्व क्षेत्र। पहला मूल गोप, दूसरा वृद्धि क्षेत्र या इसे कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं। फिर तीसरा आता है दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र। फिर आता है अपना परिपक्व क्षेत्र। इससे ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो अपना होता है मूल रोम क्षेत्र। ये जो ऊपर का जो क्षेत्र आता है वो होता है अपना मूल रोम क्षेत्र। मूल रोम क्षेत्र के अंदर तरुण मूल पाए जाते हैं, जो शुरुआत में नवीन रूप से बनते हैं, या युवा मूल रोम किसे आप कह सकते हैं। ये जो संरचना होती है रोम नुमा, इन्हें हम कहते हैं मूल रोम। इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल रोम। तो ये क्या होते हैं, तरुण या युवा मूल रोम होते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। जड़ के द्वारा जल का अवशोषण इनके द्वारा क्या किया जाता है,
आसानी से किया जाता है। तो ये थी अपनी मूल की संरचना, यह है अपनी मूल की संरचना। जो उच्च वर्गीय जो पादप होते हैं उनके अंदर जल अवशोषण की एक संरचना होती है जिसे हम मूल कहते हैं। हमने मूल की संरचना देख ली है, जल अवशोषण अंग हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पादप के अंदर जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि के अंदर मतलब पादप जल अवशोषित किस प्रकार से करता है। तो पादप के अंदर जो जल अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरी होती है सक्रिय जल अवशोषण। नेक्स्ट आता है अपना जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक क्रेमर ने बताया। क्रेमर के द्वारा जो पादप होते हैं उनके अंदर जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। पहला होता है निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा होता है अपना सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है भाई। तो जो पादप होते हैं उनके अंदर दो प्रकार से पाया जाता है जल अवशोषण की क्रिया, निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा होता है अपना सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है, इन ये जो पादप होते हैं इस क्रियाविधि के अंदर 96 से या कह दीजिए 94 से 96% जो जल होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 94 से 96% जल। और ये जो क्रिया होती है वो क्या होती है, दिन के समय अधिक होती है, दिन के समय अधिक होगी। मतलब अगर आप निष्क्रिय अवशोषण को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा अवशोषण जिसके लिए, ऐसा अवशोषण जिसमें आवश्यक बलों की उत्पत्ति, आवश्यक बलों की उत्पत्ति पादप के वायव्य भाग में होती है। वायव्य भाग, वायव्य भाग भी कौन सा, प्रो है या तना होती है। मतलब इस क्रिया को अगर हम समझे तो इसके अंदर निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर हम, आप दो चीज ध्यान में रखना कि भी इसके अंदर जो जड़ होती है, जड़ भाग का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता सक्रिय रूप से। जड़ जो होती है वो केवल क्या करती है, जल को मार्ग प्रदान करने का कार्य करती है। जल के लिए क्या करेगी, सिर्फ मार्ग प्रदान करने का कार्य करेगी, उसका सक्रिय रूप से इसके अंदर कोई भाग नहीं है। सक्रिय रूप से भाग कौन लेगा, तना लेगा। मतलब जितने भी जो आवश्यक बल है जल को खींचने के लिए भूमि से, वो जो बल उत्पन्न होते हैं वो कौन से भाग में उत्पन्न होते हैं, पादप के वायव्य भाग। वायव्य भाग मतलब जो भूमि से ऊपर के जो भाग है, तना व पत्तियां। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसमें हम देखा है कि भी दिन के समय ये क्या होती है, अधिक होती है। दिन के समय ये क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। दिन के समय पादप में कौन सी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे अपना पादप है, ये पादप की क्या है, पत्ती, ये मूल भाग हो गया और ये मान लीजिए अपना मूल रोम। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पत्ती की जो कोशिकाएं होती है उनसे क्या होती है, जल हानि होती है। क्या होगा भाई, जल की हानि होगी। जल हानि होने के कारण इन कोशिकाओं के द्वारा इसकी जो सहायक कोशिकाएं हैं उससे क्या किया जाएगा, जल का अवशोषण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोशिकाएं स्थित है पत्तियों के अंदर, मान लीजिए इस कोशिका के अंदर जल की हानि हो गई और इसके अंदर जल उपस्थित अधिक मात्रा में, तो सीधी सी बात है जल कौन सी क्रिया के द्वारा इसमें प्रवेश कर जाएगा, प्रासरण की क्रिया के द्वारा। क्योंकि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगा, गमन करेगा। तो इस प्रकार से ये जो कोशिकाएं हैं एक दूसरी कोशिकाओं से जल को क्या कर लेती है, ग्रहण करना शुरू कर देती है। तो जो धीरे धीरे ये जो जल का जो ग्रहण करने का जो एक प्रकार से खिंचाव बनता है, ये खिंचाव पत्ती की जो शिराएं होती है, पत्ती की जो शिराएं होती हैं उनके जाइलम में पहुंच जाता है। पत्ती की जो जाइलम जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कौन कौन सी होती है, अभी हमने पढ़ा है वाहिका व वाहिनिकाएं। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वाहिका व वाहिनिकाएं, जाइलम के अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं, वाहिका व वाहिनिकाएं। तो इसके अंदर जो शिराएं होती है
जो तनाव होता है, मतलब जल हानि हुई, तो इस प्रकार से जो जल की हानि होती रहती है उसका जो खिंचाव उत्पन्न होता है, एक प्रकार से यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। वो खिंचाव कहाँ तक चला आता है, जाइलम की वाहिका व वाहिनिकाओं के अंदर, मतलब शीरा की जाइलम के अंदर चला जाता है। और शीरा के जाइलम से, पत्तियों से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, तने के जाइलम भाग तक ये खिंचाव क्या हो जाता है, नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और यहाँ से यह तनाव कहाँ पर स्थानांतरित होता है, मूल रोम की कोशिकाओं तक। ठीक है भाई। और मूल रोम क्या कर लेता है, भूमि के अंदर जो जल होता है उसको निष्क्रिय रूप से अपने अंदर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये जो क्रिया होती है वो किस में होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण में होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के समय पादप के अंदर जल की हानि होगी, पत्तियों के अंदर, और जल की हानि के द्वारा, मतलब वाष्पोत्सर्जी पृष्ठ के द्वारा जल की हानि होगी, तो इसके द्वारा जो खिंचाव उत्पन्न होगा वो खिंचाव धीरे धीरे पादप के पूर्ण जो तना होता है उससे लेकर कहाँ तक चला जाएगा, मूल रोम तक। और मूल रोम से जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसको निष्क्रिय रूप से क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मूल का जो मूल रोम है या जो मूल होती है वो क्या करती है, सिर्फ इसको जल को जाने के लिए मार्ग प्रदान कर रही है। इसके अंदर कोई बल उत्पन्न नहीं हुआ है। बल कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, पादप के वायव्य भाग के अंदर, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है भाई। इसके अंदर तो सिर्फ एक प्रकार का क्या है, ऋणात्मक तनाव उत्पन्न हुआ है। तने के अंदर क्या हुआ है, एक प्रकार का ऋणात्मक तनाव उत्पन्न हुआ है। इस ऋणात्मक तनाव के द्वारा, मतलब जो तने का जो जाइलम भाग होता है इसके अंदर क्या होता है, एक ऋणात्मक तनाव होता है जिसके द्वारा जल को क्या खींच लिया जाता है, ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। तो ये था अपना निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में अगर जल का अवशोषण किसके द्वारा हो, पत्तियों के द्वारा या तने के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, तने के द्वारा, वह जड़ का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है, तो ऐसा जो अवशोषण है वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय अवशोषण। नेक्स्ट अपना देखते हैं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण के अंदर जो पादप जल अवशोषण करता है, मतलब पादप के द्वारा जितना जल अवशोषित किया जाता है उसकी मात्रा होती है 2 से 4%। मतलब सक्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि के अंदर पादप जो होता है वो जल का अधिक अवशोषण नहीं करता है, कुछ ही अवशोषण करता है, जो पादप के लिए क्या होता है, सीमित आवश्यक होता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पादप होता है उसके अंदर ये जो क्रिया होती है वो रात्रि के समय होती है। अधिकतर क्या होती है, रात्रि के समय होती है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पादप के द्वारा जो जल अवशोषण होगा उसके लिए जो आवश्यक बलों की जो उत्पत्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, जड़ के द्वारा होगी। जड़ के द्वारा होगी, मतलब जड़ के अंदर क्या होंगे, आवश्यक बल उत्पन्न होंगे, और तने के द्वारा इसके अंदर कोई तनाव या वगैरह उत्पन्न नहीं होगा। मतलब तने का या जो पादप के वायु भाग है उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है, पूरा रोल किसका होगा, जड़ के द्वारा। मतलब जड़ के द्वारा ही जो बल है वो उत्पन्न होगा। इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब उत्पन्न होता है। मूल दाब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये अपनी क्या है, जड़ है। जड़ की ये क्या है, मूल रोम की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो जल होता है, मतलब जब ये जल को अवशोषित करती है तो जल अवशोषण के कारण जो अतिरिक्त जो जल होता है वो जड़ की जाइलम के अंदर चला जाता है। जड़ की किस में चला जाता है, जाइलम के अंदर। मूल रोम की कोशिकाओं का जब जल किस में चला जाता है, जड़ की जाइलम के अंदर चला जाता है, तो जाइलम के अंदर एक क्या होता है, धनात्मक बल उत्पन्न होता है। धनात्मक बल उत्पन्न होता है। ये जो धनात्मक बल होता है इसे हम कहते हैं मूल दाब। इस मूल दाब के द्वारा पादप क्या करता है, परासरण की क्रिया के द्वारा जो जल होता है उसको क्या कर लेता है, भूमि से खींच लेता है। तो ये जो क्रिया होती है वो रात्रि के समय होती है। किस इसमें सक्रिय रूप से कौन भाग लेता है, जड़ भाग लेती है। और जड़ सक्रिय रूप से भाग लेगी। सक्रिय का मतलब हम यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं भाई, ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। और ऊर्जा किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में। और एटीपी कब बनती है, जब पादप में क्या होता है, श्वसन की क्रिया। यह आगे हम पढ़ेंगे श्वसन के अंदर पादपों में। तो यहाँ पर सक्रिय अवशोषण होगा तो पादप को क्या खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और ये जो ऊर्जा है वो किसके द्वारा खर्च होगी, जड़ की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा। और इसका अगर आप एक प्रयोग देखना चाहें तो प्रयोग देखना चाहें, हमने बात की यहाँ पर श्वसन की, भाई पादपों के अंदर सक्रिय अवशोषण है, इसका एक प्रमाण तो होना ही चाहिए। तो प्रमाण ये है कि जब मान लीजिए आपने देखा है खेतों के अंदर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, जल क्रांत स्थिति हो जाती है, मतलब जल की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। और जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण जो पादपों की जो जड़ें होती है उनको श्वसन नहीं मिल पाता। श्वसन नहीं मिलता तो उसके अंदर कौन सी क्रिया नहीं होगी, सक्रिय जल अवशोषण की, और पादप क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया क्या हो जाती है, इसके अंदर रुक जाती है। तो
आपको इतना ध्यान में रखना है कि आवश्यक बलों की उत्पत्ति किसके अंदर होती है, जड़ के अंदर होती है। और जड़ मूल दाब उत्पन्न होता है, जड़ की जो जाइलम होती है, इस ये जो मूल दाब है वो किससे उत्पन्न होता है कि मूल रोम की जो कोशिकाएं होती है उनका जल किस में आने लगता है, जाइलम के अंदर आने लगता है। तो जाइलम के अंदर आएगा तो प्रासरण की क्रिया के द्वारा जो भूमि के अंदर जो जल होता है मूल रोम के आसपास, उसको क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। तो ये थे अपने जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्रेमर ने बताई 2 प्रकार से होती है पादपों में, निष्क्रिय जल अवशोषण व सक्रिय जल अवशोषण। ये है अपना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि भी जो जल का जो मार्ग होता है, भी पादप के अंदर जल किस मार्ग से प्रवेश करता है, उस मार्ग की हम बात करते हैं। भी जड़ के अंदर किस प्रकार से जो जल है वो प्रवेश करता है। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं जल मार्ग कि भी जो पादप होता है उसके अंदर जो जड़ के द्वारा जो जल प्रवेश करता है वो कौन से मार्गों के द्वारा प्रवेश करता है। तो इसके अंदर 3 मार्ग बताए गए हैं आपका। पहला जो होता है वो होता है एपोप्लास्ट पथ, दूसरा होता है आपका सिम्प्लास्ट पथ, और चौथा होता है आपका रसधानीय पथ। तो ये जो 3 पथ होते हैं वो होते हैं अपने जल मार्ग के अंदर। जल मार्ग के अंदर 3 पथ। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 3 पथ के द्वारा जड़ के अंदर क्या होता है, जल प्रवेश करता है। 3 मार्गों के द्वारा जो जल होता है वो जड़ से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, जाइलम के अंदर पहुँचता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि भी जड़ की जो संरचना होती है उसके अंदर जो अंतस त्वचा होती है, यहाँ पर जब आपने बात की थी जड़ की संरचना आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पादपों के अंदर। तो सबसे बाहरी जो एपिडर्मिस, उसके नीचे कोर्टेक्स के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अंतःचर्म कहते हैं। इस अंतःत्वचा या अंतःत्वचा के अंदर क्या होता है, उसकी जो भित्ति होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, कैस्पीरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कैस्पीरियन पट्टिकाएं। तो ये जो कैस्पीरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, इन कैस्पीरियन पट्टिकाओं के कारण इसके अंदर क्या नहीं होता, एपोप्लास्ट पथ नहीं होता। ये हम बात करेंगे कि भाई जो पादप होता है उसके अंदर जड़ के द्वारा जो जल प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है, पार्श्वीय पथ कहलाता है। पार्श्वीय पथ कहलाता है। मतलब जड़ के द्वारा जो जल का मूल रोम से कहाँ तक पहुंचना, जाइलम तक पहुंचना। जल का मूल रोम से जाइलम तक पहुंचना, जाइलम तक पहुंचना, या जो पहुंचने का जो मार्ग होता है, पहुंचने का मार्ग पार्श्वीय पथ कहलाता है। पार्श्वीय पथ कहलाता है। तो एक आपकी एक संरचना आती है, वो परिभाषा आती है पार्श्वीय पथ। तो जल मार्ग के अंदर जल का मूल रोम से जाइलम तक पहुंचना क्या कहलाता है, पार्श्वीय पथ कहलाता है। तो पार्श्वीय पथ हम देखते हैं 3 प्रकार से होता है। पहला एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट, तीसरा होता है रसधानीय। पहला हम बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ ऐसा पथ होता है जिसके अंदर जल पादप कोशिका की कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित अवकाश, कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित अवकाश से प्रवेश करे, अवकाश से क्या करे, प्रवेश करे। तो ऐसा पथ क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट पथ। आप ये देख रहे हैं संरचना, इसके अंदर ये अपनी क्या है, कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, और इसके नीचे की ओर जो है एक संरचना वो क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इन दोनों के मध्य ये अवकाश पाया जा रहा है। अगर जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर इस अवकाश के द्वारा क्या करता है, प्रवेश करता है, तो इस प्रकार के प्रवेश को हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। इस अवकाश से अगर क्या कर रहा है, जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश कर रहा है। तो इस
मार्ग के अंदर कोई प्रकार का अवरोध नहीं होता है, आसानी से जल इसके अंदर क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर। दूसरा देखते हैं हम सिम्प्लास्ट पथ। सिम्प्लास्ट पथ को हम कहते हैं सहलवक पथ भी कहते हैं। सहलवक पथ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो जल होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा क्या करता है, प्रवेश करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा है, देखिए आप में बीच में एक संरचना बनी हुई है तंतु सी, जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। दो कोशिकाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, प्लाज्मोडेस्मेटा, या इसे हम जीव द्रव्य तंतुक भी कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके द्वारा अगर जल प्रवेश करता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तो इसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट या सहलवक पथ कहते हैं। इसके अंदर जल को क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने में, क्योंकि इसके बीच के अंदर क्या आता है, कोशिका द्रव्य या जो जीव द्रव्य आता है, उस जीव द्रव्य को पार करके इसको क्या करना पड़ता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या पड़ता है, अवरोध उत्पन्न होता है। इसके अंदर ऊर्जा भी क्या होती है, खर्च होती है। इसके अंदर ऊर्जा का भी क्या होती है, खर्च होती है। ये थे अपने दो पथ, एपोप्लास्ट व सिम्प्लास्ट। तीसरा है रसधानीय पथ। रसधानीय पथ के अंदर क्या होता है, जो जल होता है वो जीव द्रव्य सेतु से प्रवेश न करके कहां से प्रवेश करता है, जीव द्रव्य कला के द्वारा, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा से प्रवेश न करके जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला मतलब देखिए संरचना, दो कोशिकाएं हैं, अगर बीच में यहां पर क्या पाई जा रही है, रसधानिया, इसे हम रसधानीय पथ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जल होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रसधानी से होते हुए या जीव द्रव्य कला, ये देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है जीव द्रव्य कला, इससे सटते हुए जल क्या होता है, प्रवाहित होता है और इस रसधानी में प्रवेश कर जाता है। फिर नेक्स्ट कोशिका के अंदर जो रसधानी आएगी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। देखिए इस प्रकार से, यहाँ देखिए, फिर यहाँ से आया, फिर इस रसधानी के अंदर प्रवेश कर गया, इस रसधानी से फिर नेक्स्ट कोशिका के अंदर जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका क्या होता है, परिवहन होता है, एक रसधानी से दूसरी रसधानी से होते हुए अलग अलग कोशिकाओं में क्या होता है, परिवहित होता है। इसे हम कहते हैं रसधानीय पथ। और ये जो रसधानी के आपको बाहर की तरफ ये जो झिल्ली दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये थे अपने जल मार्ग, मतलब पादप के अंदर जल कौन कौन से मार्गों के द्वारा प्रवेश करता है। एपोप्लास्ट पथ कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित अवकाश से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करे, इसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट अगर जीव द्रव्य तंतुओं से प्रवेश करे, मतलब जीव द्रव्य सेतुओं के द्वारा अगर ये प्रवेश करता है तो इस प्रकार के पथ को हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं या सहलवक पथ कहते हैं। इसके अंदर ऊर्जा की हानि होती है और जल को बहने में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। तीसरा अपना रसधानीय पथ, अगर जीव द्रव्य कला मतलब कोशिका झिल्ली से सटते हुए वह एक रसधानी से दूसरी रसधानी में कोशिका की प्रवेश करे तो इसे हम कहते हैं रसधानीय पथ। तो ये तीन प्रकार के मार्ग है जल प्रवाह के मूल रोम से जाइलम के अंदर जाने के लिए जल को। तो जल का मूल रोम से जाइलम तक पहुंचने का मार्ग पार्श्वीय पथ है। तो तीन प्रकार के पथ होते हैं, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की। भी पादप के अंदर जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले चार कारक होते हैं। पहला है प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल मतलब मृदा के अंदर उपलब्ध जल की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम देखते हैं कि भी पादप को जल अवशोषण किस प्रकार से प्रभावित करता है। आपने पता है कि भी मृदा के अंदर जो संपूर्ण जल उपस्थित होता है, संपूर्ण जल पादप को उपलब्ध नहीं होता है। मृदा के अंदर जो संपूर्ण जल आता है वो पादप को पूरा उपलब्ध नहीं होता है। इसके अंदर से अधिकांश जल या तो अपवाहित हो जाता है या गुरुत्व के द्वारा क्या बैठ जाता है, नीचे। और इस संपूर्ण जल में से केवल जो केशिका जल होता है वही पादप को क्या होता है, सुलभ रूप से अवशोषित हो पाता है। बाकी जो जल होता है वो बह जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, पहला आपका एक आता है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता मतलब मृदा के अंदर गुरुत्व जल मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जल गुरुत्व जल में परिवर्तित हो जाता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्व जल निष्कासित करने के बाद, गुरुत्व जल मृदा से गुरुत्व जल निष्कासित करने के बाद शेष जल की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? जल मृदा की जल धारण क्षमता कहलाती है। मतलब जो मृदा के अंदर जो शेष जल बचता है, किसके बाद? गुरुत्व जल के निकल जाने के बाद में, गुरुत्व जल निकल जाने के बाद में जो शेष जल बचता है वो मृदा की क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता कहलाती है। एक आता है आपका इसमें स्थायी मलानी गुणांक, स्थायी मलानी प्रतिशतता, स्थायी मलानी प्रतिशतता, स्थायी मलानी प्रतिशतता। ठीक है भाई। स्थायी मलानी प्रतिशतता मृदा के अंदर उपस्थित वह जल की मात्रा, मृदा के अंदर उपस्थित वह जल की मात्रा जब उस मृदा में उगा पादप प्रथम बार स्थायी मुरझान प्रदर्शित करता है, स्थायी मुरझान प्रदर्शित करता है। मतलब देखिए, मृदा के अंदर उपस्थित वह जल की मात्रा जब उस मृदा में उगा पादप या प्रथम बार क्या करता है? स्थायी मुरझान प्रदर्शित करता है। देखिए ये भूमि है, इसके अंदर एक पादप लगा हुआ है। मान लीजिए इस मृदा के अंदर 10 लीटर जल था, 10 लीटर जल के अंदर ये पादप क्या है? पूर्ण रूप से हरा भरा है। ठीक है। तो धीरे धीरे इसके अंदर जल की मात्रा घटकर कितनी रह जाए? 4 लीटर। और 4 लीटर के अंदर क्या होता है? ये जो पादप होता है वो मुरझा जाता है। मतलब 6 लीटर मात्रा इसको क्या हो गई? कम हो गई। और इस 4 लीटर में इसकी पूर्ति नहीं होने के कारण ये पादप क्या हो गया? यहाँ मुरझा गया। और जब यह पादप मुरझा जाता है उस समय हम मृदा के अंदर क्या मापते हैं? जल की मात्रा को मापते हैं। तो जल की मात्रा मुरझाने के समय हमने मापी तो कितनी है? 4 लीटर। तो ये जो 4 लीटर जल की मात्रा है वो क्या कहलाएगी? इसकी स्थायी मलानी प्रतिशतता कहलाती है। समझ में कि भाई भूमि के अंदर मान लीजिए 10 लीटर में ये तो क्या है? हरा भरा है। अब इस भाग के अंदर आप 4 लीटर जल रख दीजिए, 4 लीटर के अंदर ये पादप क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। और जब ये मुरझाता है तो मुरझाने के समय हम जब मृदा के अंदर जल की प्रतिशतता को मापते हैं तो वो कितनी मिलती है? जितनी मिलती है वही उसकी कहलाती है स्थायी मलानी प्रतिशतता। तो ये बात ध्यान में रखना। एक तो कौन सी? जल धारण क्षमता वह स्थायी मलानी प्रतिशतता। कई बार ये पादप बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 1 नंबर के भी, भूमि के अंदर जल धारण क्षमता क्या होती है, स्थायी मलानी प्रतिशतता क्या होती है। नेक्स्ट अपना प्रभावित करने वाला कारक है मृदावातन। मृदावातन मतलब पादप के अंदर एरिएशन, मतलब इसके अंदर पादप जो मृदा होती है, मृदा के अंदर जो एरिएशन होती है उसके अंदर जो जल होता है वो कितना अवशोषित हो सकता है। मतलब मृदा के द्वारा जल को अवशोषित करने की क्षमता। अगर मान लीजिए मृदा के अंदर जल सही प्रकार से अवशोषित नहीं होता है, अधिक समय तक ठहरता है तो उसके अंदर जल क्रांति स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जल क्रांति स्थिति के अंदर पादप की जो मूल होती है उसमें श्वसन नहीं हो पाता, श्वसन नहीं होगा तो जो पादप है वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। तो मृदा इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में, आवश्यक मात्रा में जल क्या रहे? उपलब्ध रहे। अन्यथा अगर मान लीजिए जल गुरुत्व जल में नहीं गया और अधिक मात्रा में जल मृदा के अंदर संचित हो गया तो पादप को क्या पहुंच सकता है? नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है मृदा तापमान। मृदा तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक मृदा क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। इतने तापमान में पादप क्या करता है? बढ़िया ग्रोथ करता है। अब मान लीजिए 30 डिग्री से अधिक हो गया, 40, 50, 60, तो इसके अंदर जो मृदा का जो जल है वो वाष्प के द्वारा उड़ जाएगा। और वाष्प के द्वारा जो कि मृदा जल होता है वो उड़ने के पश्चात जो पादप वो अपना मुरझा कर क्या हो जाएगा? भूमि पर गिर जाएगा। तो मृदा का जो अनुकूलतम तापमान होता है वो कितना होता है? 20 से 30 डिग्री। अगर इससे ऊपर है तो मृदा से जल की क्या होगी? हानि होगी, जो पादप को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मृदा विलयन की सांद्रता। अब आप एक बात ध्यान में रखिए यहाँ पर कि जब पादप जल का अवशोषण करता है मूल से,
मूल से जब पादप जल का अवशोषण करता है तो मृदा के अंदर केवल जल नहीं पाया जाता, जल के अंदर पादप क्या करता है, जल के साथ अनेक खनिज लवणों का भी क्या करता है, अवशोषण करता है। अनेक खनिज लवणों का भी क्या करता है, अवशोषण करता है। और ये जो खनिज लवण अवशोषित होंगे वो किसके जरिए होंगे, जल के अंदर घुलकर, जल में घुलकर ये क्या होंगे, पादप के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। मतलब जब पादप जल अवशोषित कर रहा होता है तो वो सिर्फ अकेला जल नहीं होता है, वो एक प्रकार का विलयन होता है। वो क्या होता है, एक प्रकार का विलयन, जिसमें विलायक तो अपना कौन होता है, जल होता है। और इस जल के अंदर जो विलय के रूप में कौन घुले हुए रहते हैं, खनिज लवण घुले रहते हैं, जो पादप की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये जो विलयन है, मतलब अगर मान लीजिए मृदा जल के अंदर अधिक मात्रा में खनिज लवण आ जाए, अधिक मात्रा में विलय की मात्रा अगर विलायक में आ जाए तो विलयन कैसा हो जाता है, अपना सांद्र हो जाता है। और सांद्र विलयन को पादप आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता। तो जो मृदा विलयन की सांद्रता है वो क्या होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, तनु होनी चाहिए। तनु होगी तो पादप आसानी से इस विलयन का क्या कर सकेगा, अवशोषण कर सकेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि अकेले जल का अवशोषण नहीं होता, जल के अंदर अनेक प्रकार की गैस से खनिज लवण ये क्या होते हैं, अवशोषित किए जाते हैं इसके द्वारा जल में घुलकर। तो ये जो विलयन है अगर सांद्र होगा अधिक, मतलब इसके अंदर खनिज लवणों की मात्रा अधिक होगी तो आसानी से ग्रहण नहीं होगा, अगर तनु होगा तो आसानी से अवशोषित कर लिया जाएगा। तो ये था अपना जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है पादप के अंदर जल अवशोषण की क्रियाविधि, जल अवशोषण के अंग और जल अवशोषण के मार्ग व जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हम बात करेंगे रसारोहण की। कल हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे रसारोहण की। आज के लिए इतना ही। साथ साथ में इसके नोट्स भी आप तैयार करते रहिए। धन्यवाद।